हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने शुरू किया था फार्माकोलॉजी में यूनिट नंबर 3 जिसमें हमने बात की थी हिस्टामिन की। तो हिस्टामिन हमारा हो गया था और यहाँ पे ऑटोकोड्स और क्लासिफिकेशन हमने देख ली थी। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं 5-HT। 5-HT क्या होता है, इसको हम सीरोटोनिन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो दूसरा नाम से क्या है, सीरोटोनिन। तो आज हम देखने वाले हैं सीरोटोनिन की सिंथेसिस कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसके फंक्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीरोटोनिन को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कल एक पॉइंट बताना भूल गई थी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो हमने यहाँ पे बात की थी, जो यहाँ पे लोराटिडीन होता है वो डिसलोराटिडीन में कन्वर्ट हो जाता है एज अ एक्टिव मेटाबोलाइट के यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था टर्टिनाडीन जो होता है ये फर्दर कन्वर्ट होता है फिक्सोफेनाडीन के अंदर। ठीक है, तो फिक्सोफेनाडीन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है एज अ एक्टिव मेटाबोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप टर्फिनाडीन ले रहे हो तो टर्फिनाडीन क्या करता है, ये हमारी मार्केट से विड्रॉ हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसका भी एक रीजन था, क्योंकि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। अब ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है, अब देखो हार्ट के अंदर ये पोटेशियम चैनल ब्लॉक करा रहा है। अब ये क्या करता है, जो ईसीजी होता है, ईसीजी आपने पढ़ा ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, उसके अंदर ईसीजी में आपने देखा होगा यहाँ पे पहले पी वेव आती है, उसके बाद थोड़ा नीचे जाकर यहाँ पे तो हल्का सा ऊपर, उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगुलर एक आता है, तो PQRS, उसके बाद ये फर्दर आगे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे डूम शेप होता है, यहाँ पे टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू और टी में जो होता है एक तरह से इंटरवल कोज कर देती है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल चैनल ब्लॉकर है, तो ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की वजह से यहाँ पे क्यू और टी में यहाँ पे इंटरवल आ रहा है। ठीक है, अब इंटरवल आने से बहुत मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो हमें पता चल जाता है कि कौन सी इस टाइम पे पर्सन को डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो ये टर्फिनाडीन है, अब इसको ये मार्केट से विड्रॉ हो चुकी है। ठीक, मैं एक बार लिख देती हूँ, विड्रॉ। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा तो मैं पेंसिल लिख देती हूँ, 2 मिनट। तो यहाँ पे ये विड्रॉ हो चुकी है फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अब इसका रीजन क्या समझ आया कि ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है और ये यहाँ पे इंटरवल कोज कर रही है क्यूटी के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सीरोटोनिन। सीरोटोनिन को दूसरा नाम 5-HT भी है। ठीक है, अब सीरोटोनिन जो होता है ये क्या होता है, सिंथेसाइज होता है इन इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स के अंदर। ये इंटेरोक्रोमोफिन जो सेल्स होते हैं, ये ड्यूडिनम जो होता है ना, ठीक है, ड्यूडिनम सबको पता होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अगर नहीं पता किसी को, प्लीज एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ के आओ तो पता चलेगा। तो इस ड्यूडिनम के अंदर इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स होते हैं, ये 95% होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब 95% होते हैं ये सिर्फ ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और बाकी 5% होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, सीएनएस के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी देखो सीएनएस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूरॉन के अंदर 5% ये जो सेल से प्रेजेंट है, ये सिंथेसाइज होता है। ये कितना, देखो सिंथेसाइज होता है 95% इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स के अंदर, और सीएनएस के अंदर ही 5% सिंथेसाइज होता है। ठीक है, और बाकी पीछे अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, देखो प्लेटलेट्स के अंदर ये सिंथेसाइज नहीं होता, ये अपटेक करते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी सिंथेसाइज हुआ है उसको अपटेक करता है। अपटेक ऑफ 5-HT नॉट सिंथेसाइज, ये सिंथेसाइज नहीं करता, ये अपटेक करता है अपने अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीरोटोनिन। देखो सीरोटोनिन जो होता है ना, आपने इसको वहाँ पे भी पढ़ा होगा, जब आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा ना, तो पीनियल ग्लैंड के अंदर, पीनियल ग्लैंड क्या करता है, सीरोटोनिन बनाता है, मेलाटोनिन बनाता है। ठीक है, अगर आपको याद है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी करा देती हूँ। अगर आपने एंडोक्राइन वाली सिस्टम देखा है ना, जो प्लेलिस्ट थी, अगर आपने वो पूरी फॉलो की है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड क्या करता है, ये सीरोटोनिन और मेलाटोनिन, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। देखो जो यहाँ पे पीनियल ग्लैंड था ना, पीनियल ग्लैंड यहाँ पे हमने देखा था कि इसके 2 हार्मोन्स होते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जो मेलाटोनिन होता है ये मेलानिन से कैसे अलग होता है। यहाँ पे देखो टीओ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टीओ नहीं होता, यहाँ पे टीओ होता है। ठीक है, तो ये मेलाटोनिन बोला, देखो मेलाटोनिन तो वो है जो हमें स्लीपिंग कोज कराते हैं। ठीक है, जब हम रात हो जाती है ना, डार्कनेस में, देखो डार्कनेस में रिलीज होता है और ये लाइट में रिलीज होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने सिंथेसिस भी देखी थी, सिंथेसिस ऑफ पीनियल हार्मोन कैसे बनता है, तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन से हमने देखा था। तो ये जो है ना, ये जो आपने अगर आपने पहले ही पढ़ा है, तो ये देखो ये एचपी का है सारा कंसेप्ट, तो एचपी से इसको इंटरलिंक करोगे ना तो आपको समझ आएगा। तो हमने पीनियल ग्लैंड में हमने पढ़ा था, पीनियल हार्मोन ये था, तो ट्रिप्टोफैन से रिलीज हो, ट्रिप्टोफैन एज अ प्रिकर्सर यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, और देखो जो सीरोटोनिन है ना, सीरोटोनिन कब बनेगा, जब आपकी लाइट फॉर्म होगी, यानी एक तरफ फोटोफेज जब होगा ना। ठीक है, पाथवे एक्टिंग ड्यूरिंग फोटोफेज, यानी
यानी जब आपकी आंखों में रोशनी जाएगी, लाइट पड़ेगी, तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा सेरोटोनिन बनाने का। तो सेरोटोनिन ट्रिप्टोफैन का जो है प्रिकर्सर है तो यहाँ पे स्टेप्स के साथ रिएक्शन होगी। अभी तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अभी पूरी सिंथेसिस हमें पढ़नी है, सेम ये सिंथेसिस है हम, बट सेरोटोनिन देख रहे हैं तो सेरोटोनिन तक पढ़ेंगे। लेकिन देखो हमने बात करनी है आगे, देखो हमने यहाँ पे मेलाटोनिन भी बन रहा है, क्योंकि सेरोटोनिन जो होता है ना, मेलाटोनिन भी बनाता है। ठीक है, अगर सेरोटोनिन नहीं बनेगा तो मेलाटोनिन नहीं बनेगा। अगर मेलाटोनिन नहीं बना तो इससे क्या होगा, आप सोचना, देखो मेलाटोनिन नहीं बना हमारी बॉडी के अंदर तो हमें एक तरह से स्लीपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हमें नींद नहीं आ रही, क्योंकि देखो जब तक सेरोटोनिन नहीं बनेगा तब तक मेलाटोनिन नहीं बनेगा। यहाँ पे चीज़ है। और देखो जो मेलाटोनिन जो होता है ये कब बनता है, स्कोटो फेज में बनता है, यानी डार्क फेज में बनता है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं सिंथेसिस। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट ये है, ये अमीनो एसिड है। ठीक है, इसका नाम ट्रिप्टोफेन है। ठीक है, हमने देखा था ना ट्रिप्टोफेन किसका प्रिकर्सर है, सेरोटोनिन का। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सोर्स होता है ट्रिप्टोफेन, तो हमें डायरेक्ट सोर्स से लेना पड़ता है, इसके मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, नट्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे डायरेक्ट सोर्स से हमें ये मिल जाता है। ठीक है, अब जो ट्रिप्टोफेन है आपके बॉडी के अंदर आ गया है। ठीक है, अब ट्रिप्टोफेन से कैसे बनने वाला भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो ट्रिप्टोफेन के, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ट्रिप्टोफेन क्या है, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड की अगर आपको पहचान करनी है ना, तो यहाँ पे NH2 और COH यहाँ पे एक ग्रुप देख लो। ठीक है, अगर CH के ग्राउंड NH2 COH ग्रुप है तो यानी एक तरह से आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए है। ठीक है, कि देखो अब देखो यहाँ पे इसके बाद ये लगा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो ये ट्रिप्टोफैन है। आपको इस ट्रिप्टोफैन को लर्न रखना है, इस ग्रुप को एसिडीज लर्न रखना है। ठीक है, इसकी सिंथेसिस के लिए। अब देखो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन में क्या होगा, ट्रिप्टोफैन में 5 हाइड्रोक्सिलेज होगा, यानी 5th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगेगा। ठीक है, OH यहाँ पे ग्रुप लगेगा 5th पोजीशन पे। तो 5th पोजीशन हमारे पास ये है। तो अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो यहाँ पे 1 2 3, सॉरी नंबरिंग, काउंटिंग नहीं नंबरिंग, तो 1 2 3 4, तो 4 हम यहाँ नहीं लगाना है। अगर आपको केमिस्ट्री के रूल्स पता है, बेसिक पता है, तो 4 यहाँ नहीं लगता, 4 यहाँ लगता है, 4 5 6 7। तो यहाँ पे 5th पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज होगा, यानी 5th पोजीशन पे OH ग्रुप लग रहा है। तो देखो यहाँ पे OH ग्रुप लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, 5 OH ट्रिप्टोफेन। ठीक है, सेम को ट्रिप्टोफेन तो बाकी सारा सेम है ना, तो 5 पे OH लगा, बाकी ट्रिप्टोफेन है, तो सारा जो ये है एसिडीज है, यहाँ पे सिर्फ OH लगा है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, 5HT बोलेंगे। ठीक है, 5HT इसको हम बोल रहे हैं पूरा 5HT। अब इस 5HT के अंदर क्या होगा, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज होगा। डी कार्बोक्सिलेज मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिमूव होगा, सोच के देखो जरा, कोई जो COH है ना, यही रिमूव हो जाएगा एज अ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल जाएगी। ठीक है, COH यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया तो हमारे पास यहाँ पे ये देखो, ये ऐसा पूरा यहाँ पे बन गया। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया है, ये क्या है, 5HT यानी सेरोटोनिन। ठीक है, इसको ये हम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन भी बोल देते हैं। ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, 5HT हो गया, सारे इसी के नेम है। ठीक है, तो ये ऐसा हमारे पास लास्ट ये हमारे पास सेरोटोनिन बन के तैयार हो गया। तो सेरोटोनिन अगर आपने देखा तो यहाँ पे भी हमने सेम रिएक्शन पढ़ी थी, ट्रिप्टोफैन से 5OH ट्रिप्टोफैन बन रहा था, उसके बाद यहाँ पे सेरोटोनिन बन गया। ठीक है, तो हमने पूरा वही प्रोसेस देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ठीक है, अब देखो मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। अब देखो मेटाबॉलिज्म के लिए आपको ये सेरोटोनिन का लेना है, तो सेरोटोनिन हमारे पास, इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे माओ आएगा, MAO माओ। ठीक है, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो अमाइन है ना, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब भी माओ रिएक्ट करता है ना, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज यहाँ पे, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ डीअमाइनेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन डीअमाइनेशन हो रहा है, यानी डीअमाइनेशन मतलब ये इस ग्रुप का हटना। ठीक है, NH2 ग्रुप का हटना, ये हम क्या बोलते हैं, डीअमाइनेशन। तो यहाँ पे डीअमाइनेशन में हमारे पास NAD, देखो अब जहाँ पे भी NAD आएगा ना, NAD का एक फंक्शन क्या होता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन अपने साथ लेके जाएगा। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन कैसे लेके जाएगा, अमीन के पास हाइड्रोजन है, ओबेसी बात है, कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अगर हम इन हाइड्रोजन को थोड़ा सा मैं इस तरह से करके दिखाऊँ आपको, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इस टूक में हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, यानी जो हाइड्रोजन है ये दोनों के पास से एक हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NAD आ रहा है, NAD यहाँ पे लेके जाएगा 2 हाइड्रोजन को। तो अब यहाँ से जो HH थे ये चले गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अब देखो ये तो हमारे पास अब NH2 तो नहीं रहा, क्योंकि देखो ये क्या बन गया हमारे पास,
इमीनो बन गया ना, इमीनो ग्रुप हमारे पास बन गया, क्योंकि जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NH लग जाता है तो अमीनो ग्रुप बन जाता है। ठीक है, आई से अमीनो ग्रुप। ठीक है, इमीनो यहाँ पे से ग्रुप बन गया, तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे ये इमीनो इंटरमीडिएट हो गया, इमीनो इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे वाटर आएगा, वाटर यहाँ पे क्या करेगा, देखो वाटर के बाद दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे NH है, तो यहाँ से अमोनिया निकलेगा, याद रखना यहाँ से अमोनिया निकलेगा और ये ऑक्सीजन जो है अल्डिहाइड यहाँ पे बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे NH2 निकल गया हाइड्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ, देखो यहाँ पे NH और दो हाइड्रोजन वाटर से आए थे। अब इसके पास तो ऑक्सीजन बचा, सिंपल, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आगे लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आगे लग गया और यहाँ पे अमोनिया निकल गया। उसके बाद हमारे पास क्या बन गई, यहाँ पे मेटाबोलाइट फॉर्म बन गई, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, तो एसिड का मेटाबोलाइज हो गया। लेकिन अभी फर्दर रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेशन, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेशन होगी, यानी अल्डिहाइड के अंदर जब भी डिहाइड्रोजिनेशन होती है तो यहाँ पे COH यानी एसिड आके लग जाता है, तो यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो 5 हाइड्रोजन का H, इंडोल का I और एसिटिक एसिड का A। ठीक है, तो यहाँ पे 5HIA यहाँ पे बन जाते हैं, तो एक तरह से मेटाबोलाइट फॉर्म है। देखो यहाँ पे एक नोट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि इफ 5HIAA is higher in the cell so there is a chances of tumor। देखो अगर हमारे पास ज़्यादा मेटाबोलाइज बन रही है, ठीक है, सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन बनकर जो मेटाबोलाइज अगर मेटाबोलिज्म होगा तो मेटाबोलिज्म के बाद क्या बनेगा, जब उसका मेटाबोलिज्म हो जाएगा तो यहाँ पे देखो ये मेटाबोलाइट फॉर्म है, यानी मेटाबोलाइट हो चुका है, ये मेटाबोलाइट्स बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बना है हमारे पास, तो ये सेल के अंदर इकट्ठा होता जाएगा। अब ये सेल के अंदर जितना सेरोटोनिन मेटाबोलाइट हो रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे 5HIA में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे अगर ये इसका जो लेवल हमें ज़्यादा मिला, अगर इसकी टेस्टिंग होती है, अगर यहाँ पे 5HIA का लेवल अगर ज़्यादा मिला बॉडी के अंदर तो यहाँ पे ट्यूमर के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी अगर एक तरह से अगर हम बात करें ट्यूमर का हमें चेक करना है तो यहाँ अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे ट्यूमर के चांसेस हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ 5HT, यानी सेरोटोनिन के फंक्शन क्या होते हैं। देखो हमने देखा था यहाँ पे ड्यूडिनम के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंस होती है, 95% होता है ड्यूडिनम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो 95% इंटेरोक्रोफिन सेल्स होते हैं, 95% होते हैं सिंथेसिस होता है। ठीक है, यहाँ पे सेरोटोनिन का, तो यानी सबसे ज़्यादा तो यहीं पे होगा इसका जो यूज जो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेरोटोनिन का फंक्शन क्या होता है, ये बाउल मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट कराता है। देखो जो आपने खाना खाया तो आपने ये भी बहुत बार सुना होगा कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो वो लंबी होती है, इट मीन्स इतनी लंबी इंटेस्टाइन में से फूड कैसे मूव करेगा, तो उस मूवमेंट करवाने के लिए पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। ठीक है, आपके जो बाउल मूवमेंट होती है वो कौन कराता है, सेरोटोनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मूवमेंट ऑफ बाउल। तो बाउल की मूवमेंट कराने के लिए, इंटेस्टाइन की मूवमेंट कराने के लिए जो होता है सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज GIT मोडिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज ऑल्सो रेगुलेट आवर मूड, अब हमारे मूड को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, ये हैप्पीनेस, कामनेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नोजिस। अगर आपने कोई नोजिस फूड खाया, ठीक है, अब आपने नोजिस फूड खा लिया, उसको रिमूव करवाने में भी कौन हेल्प करता है, यही सेरोटोनिन का हेल्प करता है। अगर मान लो हमने कोई नोजिस फूड खा लिया, ठीक है, तो इससे क्या उसको रिमूव करने में सेरोटोनिन हेल्प करेगा, कैसे, बाय वॉमिटिंग और फीसिस के थ्रू ये बॉडी से बाहर फेंक देगा उसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्लीप। अब देखो जो होता है स्लीप, अगर हम बात करें जो मेलाटोनिन है, हमने देखा था, देखो मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, जो सेरोटोनिन है, अगर सेरोटोनिन नहीं बनेगा तो मेलाटोनिन भी नहीं बनेगा। अगर सेरोटोनिन की कमी हो गई हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, या अच्छे से सिंथेसाइज नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है मेलाटोनिन भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो मेलाटोनिन का प्रिकर्सर एज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, सेरोटोनिन है। अब सेरोटोनिन नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेलाटोनिन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेलाटोनिन किस काम में आता है, रात में जब हमें नींद आती है, ठीक है, आपको सबको पता है मेलाटोनिन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब डार्क फेस आता है, स्कोटो फेस आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेलाटोनिन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तब हमें स्लीप यानी नींद आ जाती है। ठीक है, तो नींद आने के लिए मेलाटोनिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन कौन करता है, मेलाटोनिन। ठीक है, ऐसा हम इसको आप बोल सकते हो
बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है वो भी मेंटेन करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, एक ऐसी क्लॉक होती है, मतलब एक तरह से क्लॉक टाइप, ऐसी घड़ी टाइप नहीं होती। इट मीन देखो, जैसे अभी रात हो रही है, ठीक है, अभी मैं जैसे रात हो रही है और रात के टाइम पे मेलाटोनिन ज़्यादा रिलीज होगा और लाइट के फेस में सेरोटोनिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है। यानी एक तरह से जैसा बाहर का एनवायरनमेंट है, ठीक है, जैसा बाहर का टाइमिंग है, देखो शाम के टाइम में लाइट रहेगी, ठीक है, और रात के टाइम पे डार्कनेस हो जाएगी। जो टाइम के अकॉर्डिंग, यानी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लॉक कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, तो इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि अगर सेरोटोनिन नहीं बन रहा अच्छे से तो वो मेलाटोनिन भी नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो यहाँ पे वही है स्लीप, मेलाटोनिन, ऑब्वियस सी बात है, रेगुलेट डे और नाइट साइकिल, ठीक है, अपनी ये बायोलॉजिकल साइकिल को भी मेंटेन करता है। इसके और भी यूजेस है, जैसे हमारे पास ब्लड क्लोटिंग हो गई, ब्लड क्लोटिंग में भी इसका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जब हमने देखा था, जब ब्लड क्लोटिंग होती है ना तो बस में 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला तो क्या होता है, इंजरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले वेसल में इंजरी होती है, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी स्पाज्म, वैसो स्पाज्म हम बोल लेते हैं। देखो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब होता है एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट करना। तो देखो मान लो जब जैसे यहाँ से ब्लड फ्लो है, ठीक है, जैसे ब्लड फ्लो है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन क्यों होगी, ताकि ब्लड फ्लो होना, क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पे इंजरी हो चुकी है, तो इंजरी हो गई तो ब्लड फ्लो आगे ना हो पाए तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन ब्लड में कौन कराता है, वैसो सेरोटोनिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड हेल्थ, सॉरी बोन हेल्थ। बोन हेल्थ को भी कौन मेंटेन करता है, अगर हाई लेवल होगा तो यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी या बोन वीक हो जाएगी, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जैसे छिदिला, वहाँ पे बोन के अंदर छेद हो जाएंगे, ठीक है, पोर्सिस हो जाएंगे। पोर्स क्या होते हैं, एक तरह से छेद टाइप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेन सिग्नलिंग। जो पेन सिग्नलिंग होती है वो भी एक तरह से यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अभी हम रिसेप्टर्स की जो है ये भी हम एक लेक्चर इसका पूरा अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके अगला लेक्चर जो होगा वो रिसेप्टर्स के ऊपर होगा पूरा, ठीक है, सेरोटोनिन के जितने रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिसेप्टर्स क्या है, यहाँ पे मैंने 2 रिसेप्टर्स के बारे में बताया, 5HT2 और 5HT3। तो 5HT2 जो होता है ये एज अ एंटी नोसिसेप्टिव होता है, यानी ऐसा रिसेप्टर जो पेन नहीं शो करता, यानी जो पेन, इसमें पेन नहीं होता, ठीक है। एंटी नोसिसेप्टिव सेप्टिव जो होते हैं, यानी इसमें नो पेन, इसमें पेन नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं नो पेन। जो नोसिसेप्टिव होते हैं इसके अंदर पेन होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पेन होगा। यानी अगर तो इस रिसेप्टर के ऊपर जाके लग रहा है तो यहाँ पे कोई पेन नहीं होगा, अगर इस रिसेप्टर के ऊपर जाके लग रहा है तो यहाँ पे पेन होगा, ठीक है। यानी रिसेप्टर्स का भी अपना अपना अलग अलग रोल होता है, ठीक है। तो आज हमने सेरोटोनिन के मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस और फंक्शंस के बारे में बात की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कितने रिसेप्टर्स होते हैं सेरोटोनिन के, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।